हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम क्लास 10th जो चैप्टर नंबर 1 चला रहे थे उसी में आगे बढ़ते हुए आज मेरा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें मैं बेसिक को ही कवर करूंगा। जहां से छोड़े हुए थे आज मैं वहां से ही आगे बढ़ने वाला हूं। आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें, ताकि आपको सभी चीज़ क्लियर समझ में आ सके। तो आज हम देखेंगे, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने इंटीजर नंबर को एंड किया था, यानी इंटीजर नंबर हम जानते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है। पॉजिटिव यानी क्या होता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव यानी धनात्मक, शून्य और शून्य होता है, यानी शून्य होता है और पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। मतलब शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए, यही पूर्णांक संख्या से जो चीज़ निकल के आती है आज मैं उनके ऊपर कवर करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और जिसे सभी को समझ। देखिए, पॉजिटिव, यहाँ से जीरो को हटाइए और यहाँ इधर देखिए, ये सभी पॉजिटिव। तो जितने पॉजिटिव है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा ना। तो ये देखो, ये पॉजिटिव जो दिख रहा है यानी 1 2 3 4 ये सभी पॉजिटिव है। तो हम क्या कहते हैं, सभी पॉजिटिव पूर्णांक यानी सभी धनात्मक पूर्णांक एक क्या है, एक प्राकृत संख्या। यहाँ से प्राकृत संख्या का परिभाषा आप बचपन से भी पढ़ते होइएगा। गिनती की सारी संख्या यानी 1 2 3 4 5 ये सभी प्राकृत संख्या, लेकिन हम उन्हें नहीं रटा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या से ही निकल के आता प्राकृत संख्या। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितना भी सभी धनात्मक पूर्णांक यानी सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी ये जो देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाए, तो सभी धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक प्राकृत संख्या। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आप देखिए, डिफिनेशन में भी हम सेम लिखे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं, है कि नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जब ये पूर्णांक संख्या में यानी जब जो आप प्राकृत संख्या लिखे उन्हीं प्राकृत संख्या में केवल जीरो मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए, जीरो मिला दीजिए, तो वह क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। मतलब क्या कि गिनती की संख्या में शून्य मिला देने पर वह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। उसी तरह यहाँ पर क्या है कि सभी धनात्मक पूर्णांक, तो शून्य सहित यानी शून्य के साथ सभी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या। तो देखिए लिखा है, शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्णांक एक क्या है, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी जीरो से पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, जीरो से। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से। ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से, जबकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, जीरो से। अब यहाँ से एक बात निकल के आती है कि देखिए, सभी पूर्णांक संख्या, देखिए सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। आप ध्यान से देखिए कि सभी प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 और सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। एकदम क्लियर दिख रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या है कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। तो याद रखिएगा कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, जबकि सभी पूर्ण संख्या, यहाँ मैंने क्या देखा कि सभी प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, जबकि सभी पूर्ण संख्या मतलब जितना भी पूर्ण संख्या 0 1 2 3, क्या सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, नहीं। क्यों, देखिए सभी पूर्ण संख्या में तो जीरो आता है, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, जबकि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा हो सकता है कि शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। हाँ बिल्कुल, अगर शून्य को छोड़ दीजिए, केवल शून्य ही पूर्ण संख्या में बढ़ जा रहा है, तो शून्य को छोड़ करके सभी पूर्ण संख्या भी एक प्राकृत संख्या। हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आता है क्या कि सम संख्या। वही पूर्ण संख्या से क्या निकल के आता है, सम संख्या। सम संख्या जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सम यानी जैसा नाम से ही बड़ा स्पष्ट हो रहा, सम यानी बराबर, यानी सम सम हो। तो वैसी संख्या जिसमें दो से अगर भाग देना तो शेष जीरो आए। भाग देने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये 20 है, 20 में आप 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2,
तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 मरतबे लगाइए तो नहीं भाग लगा, भाग पर 0 तो 0। तो देखिए पूरा 10 से पूरी तरह कट गया ना, शेष क्या आ गया, 0। तो जहाँ भी शेष 0 बचे, जैसे मान लीजिए हमको 14 में भाग लगाना है, तो देखिए 14, 2 सत्ते 14। अब देखिए शेष क्या आ जाएगा, 0 0। तो जहाँ भी शेष 0 यानी 2 से भाग लगाइए और जहाँ भी शेष फल यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, वहाँ हम उसे क्या कहेंगे कि यह एक सम संख्या होगी। कभी भी कितनों लंबा संख्या हो, 5 लाख हो, 25 लाख हो, या जो भी 5474 हो, अगर उसको 2 से भाग दीजिए और अगर शेष फल 0 आए, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि यह एक सम संख्या है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ये समझिए कि जिस भी संख्या में 2 से भाग दे और भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाए, और जैसे पूरा पूरा कटा मतलब यह शेषफल तो 0 आना, तो वह एक सम संख्या। अगर आपको इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा है कि सम संख्या क्या, तो आप याद रखिए कि जिसके आखिरी में जैसे कोई संख्या लंबा लिखा है, जैसे 4 2 6 9 8 4 0, इतना लंबा, आप इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सम संख्या या विषम संख्या, तो आप याद रखिए जिस संख्या के आखिरी में 0 2 4 6 और 8, यानी इन अंक के अलावा अगर इन अंक में से कोई भी आवे, 0 आवे, 2 आवे, 4 आवे, 6 आवे, 8 आवे, यानी इनमें से कोई भी अंक लास्ट में, लास्ट का मतलब ये आखिरी में, देखिए सबसे आखिरी में, तो देखिए इनमें से कोई भी अंक अगर आखिरी में आए तो वो एक सम संख्या होगी। जैसे देखिए इसके आखिरी में 0 है, इसका मतलब क्या, यह एक सम संख्या। किसी के आखिरी में 2 आएगा वो सम संख्या, किसी के आखिरी में 4 आएगा वो सम, किसी के लास्ट में 6 आएगा वो सम संख्या होगी, किसी के लास्ट में 8 आएगा, और इनके अलावा अगर लास्ट में कुछ भी आए तो वो भी सम होगी। जैसे मान लीजिए 4 9 6 5 और 1, लास्ट में देखिए 1 आ गया, तो यह एक विषम संख्या हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना कि जिनके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8, यानी इनमें से कोई भी आए तो वह सम संख्या होगी आखिरी में। चलिए जैसे में भी है 2 4 6। अब विषम संख्या यानी ओड नंबर, विषम संख्या सेम सम का उल्टा, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने के बाद शेष 0 नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ 7 है, तो 2 तिया 6, अब भाग शेषफल कितना आ गया, 1, यानी शेषफल 1 आ गया। इसका मतलब क्या, यह एक विषम संख्या। देखिए शेष 0 नहीं आया ना, तो यह एक विषम संख्या। तो जिस संख्या में 2 से हम भाग दें और भाग देने के बाद पूरा पूरा न कटे, वह एक विषम संख्या, या शेष 0 नहीं आए वह एक विषम संख्या। और विषम संख्या को पहचानिएगा कैसे, तो जिस भी कितनी भी लंबी संख्या क्यों न हो, जिसके आखिरी में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, इनमें से कोई भी संख्या अगर लास्ट में आता है तो आपको देखते ही समझ जाना है कि यह एक विषम संख्या। जैसे एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 4 3 6 9 5 और 2 1। अब देखिए लास्ट में 1 आ गया ना, इसका मतलब यह एक विषम संख्या। क्लियर, आपको लास्ट को अंक को ही देखना, बाकी पहले क्या है नहीं उससे मतलब नहीं रखना। चलिए ये भी समझ गया। आगे देखते हैं क्या है भाज्य संख्या। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है कि इनमें से सम कौन है, इनमें से विषम कौन है। अगर आप अच्छे से देखते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। भाज्य संख्या जिसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या, भाज्य यानी भाग लगना चाहिए, तो वैसी संख्या। और एक बात याद रखिए, जैसे भाज्य और यौगिक आए तो 1 से बड़ा, 1 होगा नहीं, 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो 1 से बड़ी वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और अपने को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से भाग लगे यानी विभाज्य हो, उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी, जैसे 4 एक संख्या है। अब देखिए 4 में 1 को छोड़ दीजिए और 4 को छोड़ दीजिए, 1 और 4 को छोड़ने के बाद किसी अलग कोई डिजिट होगा जिससे यह डिवाइड होगा। था कौन अलग है, 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित। जैसे मान लीजिए 6 को ली, 6 को 1 को छोड़ दीजिए और 6 को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अलग कोई डिजिट होना चाहिए उससे भी डिवाइड। जैसे 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी। तो वैसी संख्या जो 1 और अपने यानी अपने खुद, जैसे अपने खुद यहाँ पर 4 है और 1 से हो रहा है, जैसे यहाँ पर अपने खुद 6 है और 1 से हो रहा है। तो यानी अपने और 1 और अपने को छोड़ के, यानी 1 को छोड़कर और 6 के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से अगर विभाज्य हो जाए तो वह एक भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया। उसी तरह सेम उसका उल्टा एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 6 8 9 10, इस सब में देखिए 4 हो गया
4 तो खुद हो गया और 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से होगा ही, जैसे 2 से हो जाएगा। 6 में देखिए 1 से होगा और 6 से किसी दूसरे संख्या 3 से हो जाएगा। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या के एग्जाम्पल। आप देखेंगे अभाज्य संख्या याद जिससे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या मतलब 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसमें अभाज्य यानी भाग नहीं लगना चाहिए। तो 1 से बड़ी वैसी संख्या जिसमें 1 और अपने के छोड़ करके किसी दूसरे संख्या से भाग ही न लगे, यानी 1 से लगेगा या जो संख्या होगा, जैसे 7 होगा तो 7 से लगेगा, उसके अलावा कोई दूसरा बीच में उससे भाग लगेगा ही नहीं, उससे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। वो इसी का डिफिनेशन लिखा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 1 से बड़ा होना चाहिए तो 2, 2 में देखिए आप भाग लगाइएगा था 1 से लगेगा या 2 से खुद से लगेगा, उसके अलावा आप किसी से भाग नहीं। जैसे 3 में भी 1 से लगा सकते हैं या 3 से, इसके अलावा और किसी भी संख्या से आप भाग नहीं लगा सकते। जैसे 5 में 5 से लगा सकते हैं और 1 से, इसके अलावा किसी भी संख्या। जैसे 7 में 1 से लगा सकते हैं, तो किया इसका एग्जाम्पल 2 3 5 7 डॉट 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 इसी तरह। आप उम्मीद है क्या मैंने जितना इस लेक्चर में बताया आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो या कुछ डाउट रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाए, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अंत करता हूँ, धन्यवाद।